नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षदा सावंत। आज से आरबीआई की 3 दिनों की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक शुरू हो गई है और 6 दिसंबर को सेंट्रल बैंक यानी कि रिजर्व बैंक अपना फैसला सुनाएगा। लेकिन बाजार इस बैठक को काफी अहम मान रहा है क्योंकि पिछले हफ्ते जो जीडीपी के आंकड़े आए हैं वो निराशाजनक थे। दूसरी तिमाही में जीडीपी का आंकड़ा 6% से नीचे 5.4% पर आया। डर यही है कि थर्ड क्वार्टर में ऐसा ही रहेगा। उधर महंगाई कम होने का नाम बिल्कुल नहीं ले रही है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि आरबीआई का ध्यान किस पर रहेगा, ग्रोथ को बढ़ाने पर या फिर महंगाई को कम करने पर। इसी बड़े सवाल का आज जवाब ढूंढने की कोशिश हम करेंगे। आपके लिए हम पेश कर रहे हैं आवाज की एमपीसी और मेरे साथ मेरे खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। डीएसपी फाइनेंस के वीसी और सीईओ जयेश मेहता, बैंक ऑफ बड़ौदा के चीफ इकोनॉमिस्ट मदन सबनविस और क्रिसिल के चीफ इकोनॉमिस्ट टेकियर जोशी। आप तीनों का ही स्वागत है। पिछली पॉलिसी में जब हम सबकी मुलाकात हुई थी, यही लगा था कि ये पॉलिसी भी ऐसे ही निकल जाएगी, लेकिन इस बीच काफी कुछ बदला है और सबसे बड़ा शॉकर तो पिछले हफ्ते में जीडीपी के आंकड़े थे। जोशी जी, सिंपल सवाल है, ग्रोथ या महंगाई, किस पर जोर देगा आरबीआई? देखिए, अभी महंगाई पे फोकस बना रहेगा क्योंकि सेंट्रल बैंक का जो टारगेट है 4% का, उससे अभी महंगाई की दर अलाइन नहीं हो रही, तो अभी महंगाई पे से फोकस हटाना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, ग्रोथ पे भी फोकस इसलिए रहेगा क्योंकि जो जीडीपी ग्रोथ आप जैसा आपने बताया एक्सपेक्टेशन से काफी नीचे है, पर हमारा मानना यह है कि थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में ये ऊपर की तरफ जाएगा और हम सारे साल के लिए अच्छा जीडीपी ग्रोथ अभी भी देख सकते हैं। तो मुख्य कारण यह है कि जो गिरावट आई है सेकेंड क्वार्टर में, उसमें कुछ बड़े टेम्पररी फैक्टर्स हैं। वेदर रिलेटेड था जिससे आपका माइनिंग आउटपुट कम हो गया, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट से कनेक्टेड था, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो अंडर परफॉर्मेंस थी, साथ साथ गवर्नमेंट की स्पेंडिंग भी स्लो थी इन्वेस्टमेंट में खासकर, और तो ये सब चीजें रिवर्स हो जाएंगी अगले क्वार्टर में। तो हमारा मानना यह है कि ग्रोथ वापस जो पहले के अनुमान थे उस लेवल तक तो नहीं पहुंचेगी, पर फिर भी काफी रिस्पेक्टेबल ग्रोथ इस साल रहेगी। और महंगाई का जहां तक सवाल है वो अभी भी काफी तेज है, खासकर फूड आइटम्स में। नॉन फूड इन्फ्लेशन तो अभी भी कंट्रोल में है। फूड आइटम्स की इन्फ्लेशन काफी हद तक वेदर पे डिपेंड करती है और हम इस अजम्पशन को मान के लेके चल रहे हैं कि आने वाले कुछ महीनों में फूड इन्फ्लेशन काबू में आ जाएगी, क्योंकि एक तो खरीफ की आउटपुट अच्छी है और रबी के प्रोस्पेक्ट्स भी अच्छे हैं। तो इस वजह से ये एक बेस केस अजम्पशन बन जाता है कि फूड इन्फ्लेशन नीचे आएगी। तो इस वजह से आरबीआई जो है अपना रुख रेट्स की तरफ फरवरी के महीने में करेगा। अभी फिलहाल वो फोकस रखेंगे इन्फ्लेशन पे। थोड़ा सा इंटरमीडिएट स्टेप्स ले सकते हैं सीआरआर काटने का। ओके, तो इंटरमीडिएट स्टेप्स आएंगे, इन्फ्लेशन फोकस पॉइंट रहेगा और होपफुली ग्रोथ भी पटरी पर आएगी। मदन जी, आपको भी लग रहा है कि वो इंक्रीमेंटल स्टेप्स जो होंगे वो सीआरआर में कटौती की वो ज्यादा सपोर्ट कर सकते हैं इस इकोनॉमी को, लिक्विडिटी ज्यादा बढ़ाकर, वही इस पर्टिकुलर पॉलिसी का बड़ा टेक अवे रहेगा? अगर हम ये पॉलिसी को देखेंगे, जैसे कि डीके जोशी साहब ने कहा है कि द मैंडेट ऑफ द एमपीसी इज टू टारगेट इन्फ्लेशन, तो कहीं पे लिखा नहीं है कि ग्रोथ को टारगेट करना है, लेकिन फिर भी ग्रोथ इज इम्पोर्टेंट, तो इसलिए ग्रोथ का नंबर भी देखना है। जैसे आप बोल रहे हैं कि सीआरआर कट या ओपन मार्केट ऑपरेशंस जो ऑप्शंस है उसका कारण तो अलग होगा। मेरे ख्याल में वन ऑफ दीज टू विल डेफिनेटली बी अप्लाइड। देयर कुड बी अ सीआरआर कट और देयर कुड बी एन अनाउंसमेंट ऑफ ओएमओ का परचेजेस। लेकिन ये तो लिक्विडिटी का इश्यू है और इट्स नॉट मेंट टू ब्रिंग डाउन इन्फ्लेशन और टू टैकल इन्फ्लेशन और टू ब्रिंग अबाउट ग्रोथ। तो ये जो रैशनल है इसको समझना चाहिए, क्योंकि जब भी आरबीआई अगर ओएमओ करते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले हफ्ते में लिक्विडिटी वाज इन अ डेफिसिट। अभी हम देखेंगे कि इट टर्न इनटू अ सरप्लस इन द लास्ट कपल ऑफ डेज, लेकिन हमें मालूम है कि जैसे कि 15 तारीख पहुंचेगा, दे विल बी एडवांस टैक्स पेमेंट्स मेड बाय कॉर्पोरेट्स, उसके बाद जीएसटी पेमेंट्स आएगा, एंड इट डज लुक लाइक दैट इन द मंथ ऑफ दिसंबर लिक्विडिटी कुड बी अ कांस्टेंट।
पॉजिटिव साइड पे गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, क्वार्टर एंड पे हमेशा होता है, और जो भी डेफिसिट है गवर्नमेंट की तरफ से दैट विल बी हैपनिंग. सो आई लुक एट CRR कट और एन OMO मोर इन टर्म्स ऑफ स्टेबलाइजिंग लिक्विडिटी रादर देन टैकलिंग द इशू ऑफ ग्रोथ. ये तो हम याद रखना चाहिए, क्योंकि अभी अगर हम इन्फ्लेशन देखेंगे 6.2% इज वेरी हाई. अगर हम देखेंगे कि नवंबर का इन्फ्लेशन लाइकली टू बी अबव 5%, तो RBI का इसमें था कि 4.8% होगा Q3 के लिए. सो आई थिंक द वे इन व्हिच दीस नंबर्स हैव इवॉल्व्ड, ऐसा लगता है कि 5% से ज्यादा होगा, 5.2 5.3 हो सकता है. सो अंडर दीस कंडीशंस आई थिंक रेट कट is definitely not something on the cards. जो भी हम देखेंगे CRR या OMO पे, it will be more for tackling liquidity rather than growth. So I would not overemphasize ये 5.4% growth जो कम आया है, क्योंकि इस अनाउंसमेंट के बाद ही हमने देखा कि बॉन्ड यील्ड्स भी घट गया. The yields came down by 10 basis points. Reason being, everybody is expecting some action from RBI. But RBI MPC cannot deviate from the inflation targeting which is demanded. ओके, तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग पर ही फोकस रहेगा. मेहता जी, आपकी क्या असेसमेंट है? अच्छा, एक और चीज जो लिक्विडिटी की बात कर रहे थे, इसमें वो डॉलर की स्ट्रेंथनिंग और रुपये की वीकनिंग का भी बड़ा मसला है. अब सवाल ये भी है कि उसको क्या मैनेज करने के लिए भी कदम RBI उठाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ज्यादा इंटरवेंशन हमने देखा नहीं है, एंड पोस्ट US इलेक्शन आउटकम हमने डॉलर को और भी स्ट्रेंथन होते देखा है, जो हमारे लिए चिंताजनक स्थिति है. तो मेरा भी व्यू यही है. थोड़ा एक डिफरेंस है कि इन्फ्लेशन ऑफ कोर्स उनका फोकस है. तो इन्फ्लेशन नंबर, बिकॉज ये क्वार्टर थर्ड क्वार्टर नंबर इज नॉट कम करेक्टली और मे बी इज नॉट टू द एक्सपेक्टेशन एज पर देयर प्रोजेक्शन. So they will have to revise their inflation for the year, right? And that could be revised up by 30 basis point or so. So maybe, it may actually still, but it will be still below full year inflation, below 5%, maybe 475 or so, whatever it may be, that number. And at the same time, आपका growth जो है, growth projection भी revise downward करना पड़ेगा. एंड अगर आप ग्रोथ प्रोजेक्शन रिवाइज डाउनवर्ड कर रहे हो, इन्फ्लेशन भी आपका नियर द टारगेट है, आई एम नॉट सेइंग वे अवे फ्रॉम द टारगेट एंड द प्रोजेक्शन, then the real rate is really, really high, and therefore particularly if your growth is suffering or growth is reducing, you have to cut rate. But as everybody said, like, to expect this in this policy itself is little difficult. Maybe CRR cut would be a signal, because OMO still looks like more like a temporary infusion of liquidity. Okay. Whereas if you have an CRR cut, that's more of a permanent infusion of liquidity. And I think permanent infusion of liquidity करना जरूरी है. तो CRR cut आएगा and OMO से भी better रहेगा, because OMO they will use जब भी intervene करना पड़े, because जब भी डॉलर बेचना पड़े, that will suck out liquidity. So to counter that, they will use the OMO. Okay. But just to give general liquidity to the system, वो CRR cut कर सकते हैं अभी. And I think rate cut जो है, तो ज्यादा परमानेंट मेजर की जो आप बात कर रहे हैं, तो इट्स नाउ और नेवर वाली सिचुएशन, राइट? क्योंकि वो भी ट्रांसमिट होने में समय लगता है. इस समय CRR कट होगा तो उसका फिर धीरे धीरे करके इम्पैक्ट इवेंचुअली आएगा, जोशी जी. तो उस लिहाज से ज्यादा असरदार CRR इस समय काटना, आई थिंक उसको प्राथमिकता मिलेगी. वो भी एक तरह से इंटरमीडिएट स्टेप देखा जाएगा टुवर्ड्स ईजिंग. तो पहले वो न्यूट्रल स्टांस किया. CRR कट भी एक तरह से ईजिंग मेजर है, क्योंकि लिक्विडिटी बढ़ती है तो इंटरेस्ट रेट्स पे डाउनवर्ड प्रेशर आता है. जी हाँ. तो मेरा मानना यह है कि CRR कट तो इसमें इस बारी होने के प्रोबेबिलिटी काफी हाई है, और रेट कट की प्रोबेबिलिटी हाई फरवरी के महीने में होगी. उस समय तक हमें साल के जो GDP के आंकड़े हैं, टोटल कितना क्या ग्रोथ है, उसका भी फर्स्ट एस्टिमेट मिल जाएगा, जो कि बजट से पहले आता है. तो फरवरी पॉलिसी में पिवट होगा मेरे हिसाब से. ओके, तो क्योंकि आपने कह दिया है कि फरवरी पॉलिसी में पिवट होगा और CRR में कटौती आएगी, तो हम जो नॉर्मली हमारा MPC से सवाल पूछते हैं, वो इस समय मैं आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ. मदन, आपके साथ शुरुआत करूंगी. कमजोर भले ही GDP के आंकड़े रहे हों, क्या आपको लग रहा है इस पर्टिकुलर पॉलिसी में स्किप करने वाले रेट कट होगा या नहीं?
पॉलिसी में डेफिनेटली स्किप होगा। और इवन इन फरवरी हम बोल सकते हैं कि दैट्स द अर्लीस्ट पॉइंट ऑफ टाइम दे कैन बी अ रेट कट, क्योंकि एक और फैक्टर जो हमने डिस्कस नहीं किया है कि अमेरिकन नया गवर्नमेंट, न्यू प्रेसिडेंट, उनका क्या पॉलिसी होगा। जी हाँ। जो भी हमने सुना है इलेक्शंस के टाइम पे, ही इज लुकिंग एट थिंग्स व्हिच कुड बी पोटेंशियली इन्फ्लेशन ट्रिगरिंग, और अगर ज्यादा वर्ल्ड इन्फ्लेशन होगा तो द थ्रेट ऑफ इंपोर्टेड इन्फ्लेशन इज आल्सो हाई। The MPC members will also have to look at what could possibly be the potential impact of Donald Trump coming to power in terms of inflation. So February will be the earliest point of time, but I think more likely अगर conditions सब congenial है, inflation काबू में आ गया, growth continues to be good, क्योंकि जैसे DK जोशी साहब ने बोला, we also believe second half of the year will have higher GDP growth. We are expecting something around 7.5% for second half. अगर ये conditions met हो गए, then it's quite possible that you may say growth is being preserved. Let us continue to look at inflation, and maybe April में हो सकता है. So February or April is when we are looking at a rate cut. अप्रैल तो बहुत दूर की बात है। आई डोंट नो, मार्केट की सांसें फिर से थमती हुई दिखाई देंगी शेयर बाजार की। मेहता जी, आपको भी क्या लगता है, फरवरी या अप्रैल, कब होगा वो रेट कट? फरवरी में कितने चांसेस है, हाँ या ना? Very high chance in February because I think तब तक अपना बजट भी आ जाएगा। क्या होगा, फिस्कल डेफिसिट जो टेपरिंग करना है वो नंबर भी थोड़ा सा माइल्ड सा टेपरिंग भी होगा वहां पे। तो वो सब कंडीशन देख के ऑफ कोर्स अनलेस द इन्फ्लेशन रिमेन्स वेरी स्टबर्न, बट एज वी सेड बेसिकली फूड इन्फ्लेशन है और उसका थोड़ा भी डाउनवर्ड इंक्लाइन होता है, तो देन फरवरी आई डू एक्सपेक्ट अ रेट कट, अदरवाइज इट विल बी टू लेट। अब अप्रैल तक रुकेंगे तो शायद काफी देर हो सकती है। जोशी जी, अब सीआरआर क्योंकि कटौती होगी, ये हम सब उसी की चर्चा कर रहे हैं। द क्वेश्चन इज, इस समय सिस्टम में कितनी कटौती की जरूरत है सीआरआर में? क्या वो 25 होगा, 50 बेसिस पॉइंट होगा या फिर 75 बेसिस पॉइंट होगा? आपका क्या आकलन है? हमारा मानना है 25 बेसिस पॉइंट होगा, क्योंकि सेंट्रल बैंक टिपिकली बेबी स्टेप्स में चलता है। अभी कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है कि बहुत ज्यादा बड़ा सीआरआर कट किया जाए। तो 25 से स्टार्ट होगा और वो आई थिंक ग्रेजुअली इट विल कल्मिनेट इनटू इवेंचुअली आई थिंक वील सी अ रेट कट। आई थिंक I don't expect more than 25 basis point at this juncture. 25 basis point CRR rate cut and rate cut eventually in Feb. Yeah, that's right. जी, मैं एक चीज मदन आपसे पूछना चाहूंगी। इस समय क्योंकि हम इन्फ्लेशन की इतनी बात कर रहे हैं, जीडीपी आंकड़ों को लेकर थोड़ा सा शॉकर जरूर था। अब दिक्कत सामने है कि कंजम्पशन पिकअप नहीं हुआ है। वो हमने सेकंड क्वार्टर के आंकड़ों में भी सुना है। सभी कंपनियों ने एक सिरे से कहा है कि ग्रामीण इलाकों में थोड़ी बहुत डिमांड लौटी है, लेकिन अर्बन स्पेंड उतना नहीं है। क्या ये प्राइमरीली इन्फ्लेशन ड्रिवन है या फिर कोई और वजह है? इसको कैसे, इस डेटा को कैसे पढ़े और इसका रिफ्लेक्शन क्या है हमारे ग्रोथ के आंकड़ों पर? हम आपकी बात मानते हैं कि देयर हैज बीन अर्बन कंप्रेशन, क्योंकि हमारा जो पिक्चर मिलता है, अगर हम अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को देखते हैं, आई थिंक अर्बन सेल्स हैव बीन गुड फॉर द अनऑर्गेनाइज्ड प्रोडक्ट्स। जो फॉर्मल सेक्टर है, जो एमएनसीज है जिन्होंने अपना रिजल्ट्स डिक्लेयर किया, दे हैव स्पोकन ऑफ अर्बन स्ट्रेस। तो ये जो भी अर्बन डिमांड का जो कम हो गया है, आई थिंक द प्राइमरी रीजन हैज बीन इन्फ्लेशन। बट यहाँ पे भी हम ये याद रखना चाहिए कि द डिमांड फॉर सर्विसेज कंजम्पशन हैव एक्चुअली बीन वेरी हाई। तो अगर हम गुड्स को टोटल वी डिस्टिंग्विश देम बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज। सो जैसे कि टूरिज्म देखेंगे, हॉस्पिटैलिटी देखेंगे, हमने देखा कि अर्बन पीपल आर आल्सो स्पेंडिंग ऑन दैट। बट बिकॉज ऑफ हाई इन्फ्लेशन, जो भी फूड एसेंशियल, जो भी खाने की चीजें हैं, यू आर स्पेंडिंग सर्टेन मनी, अमाउंट ऑफ मनी व्हिच इज नेसेसरी। तो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन के लिए कम पैसा रह गया है, सो दे हैव बीन अफेक्टेड टू अ सर्टेन एक्सटेंट। बट हमारा ये मानना है कि सेकेंड हाफ में, because of good Kharif harvest, possibly good Rabi harvest, rural demand is something which is going to revive. और जो भी problems जो urban organized sector देख रहे हैं, that may definitely get diluted along the way. Okay. मैं मेहता जी एक फटाफट से आपसे ये पूछना चाहूंगी, जहां पर जो अभी मदन भी कह रहे थे कि सेकेंड हाफ में होपफुली वो पिकअप आता हुआ दिखाई देगा, लेकिन आप जब पूरी इकोनॉमी पर एक नजर डालते हैं, is the animal spirit in complete charge or is it somewhat sitting back and relaxing? और उसको rekindle करने के लिए फिर आरबीआई के पास विकल्प क्या है या उसके बारे में सोचने की इस समय जरूरत नहीं है?
मेरे को ये समझ में नहीं आता एनिमल स्पिरिट क्या होता है, सो आई वोंट कमेंट ऑन दैट, बट आई लाइक टू जो मदन जी ने कहा ऑर्गेनाइज वर्सेस अनऑर्गेनाइज्ड, आई थिंक एक दूसरा चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अपना पेनिट्रेशन ऑन डिजिटल शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग has increased dramatically. तो आज क्या हुआ है ना, there is a structural change which has happened. If you look at a lot of the large MNC organized sector, their strength was about distribution, right? They had the distribution power. Now today, because of online shopping, so much of online shopping, all different format, whether it is one-day delivery or whether it is 10 minutes delivery, with the online penetration, unorganized sector is able to achieve that distribution network, right? And therefore, that unorganized sectors के जो numbers है, MSME या जो भी unorganized, you name it, anything, whether it's the shampoo by FMCG MNC or a shampoo by some local vendor manufacturing who was selling locally, right. Now he's able to sell it all across, right? So I think overall consumption मेरे को कम होते दिखता नहीं है. I think it is, yes, and the large FMCG companies, there is some impact, but that has moved to unorganized sector. Correct. चलिए एक काम करते हैं, इस मोड पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन लार्जर आउटलुक क्या होगा इस इकोनॉमी का, वो इन्फ्लेशन का फोकस क्या आरबीआई बदलती हुई दिखाई देगी, ग्रोथ को लेकर आंकड़ों पर क्या इस समय समीकरण बैठ रहे हैं, इस सब पर भी चर्चा करेंगे. फटाफट लौटेंगे इस ब्रेक के बाद. स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर. आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी जो 6 तारीख को आने वाली है. हमारे साथ आवाज की एमपीसी है और चर्चा यही हो रही है कि रेट्स कट होंगे या नहीं. फिलहाल हमारे ज्यादातर सभी जानकारों ने कहा है कि इस पॉलिसी में रेट कट का सवाल नहीं उठता, लेकिन हाँ, लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए सीआरआर में कटौती जरूर होती हुई दिखाई देगी. मेरा अगला सवाल आप लोगों से यही रहेगा, जो चिंता की बात थी वो जीडीपी के आंकड़े थे 5.4% का. जोशी साहब आप कह रहे हैं सेकंड हाफ में दरअसल ये बेहतर होते हुए दिखाई देंगे, लेकिन करंट सिचुएशन के मद्देनजर क्या आरबीआई को अपने जीडीपी फोरकास्ट में कोई बदलाव लाने की जरूरत है या नहीं? नहीं, उनको मुझे लगता है कि जीडीपी थोड़ा लोअर करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए आप जो फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर दोनों में जो जीडीपी के आंकड़े आए हैं उनकी एक्सपेक्टेशन से कम आए हैं और उनकी प्रोजेक्शन से कम आए हैं, और सेकंड क्वार्टर में खासकर काफी कम आया, तो उसका कुछ असर तो एनुअल नंबर पे पड़ेगा ही पड़ेगा. और सेकंड हाफ में ग्रोथ रिवाइव होगी, पर उसके आई थिंक उसको बहुत स्ट्रांगली रिवाइव होना पड़ेगा उनके 7.2% टारगेट के लिए. हमारा मानना है कि जीडीपी थोड़ा सा डाउनवर्ड रिवीजन होगा जीडीपी के एस्टिमेट में. कितना डाउनवर्ड रिवाइज हो सकता है, आपका गणित क्या कह रहा है? हमारा जो अभी करंट फोरकास्ट है वो 6.8% की है, वो हमारे मतलब हमने इस साल उसी को मेंटेन किया है. थोड़ा सा डाउनसाइड रिस्क आ गया, अब हम थोड़े और आंकड़ों का इंतजार कर रहे हैं रिवाइज करने से पहले. जी मदन जी, आपका क्या आकलन रहेगा? 7.2 बरकरार रहेगा या फिर बदलेगा? तो वो डेफिनेटली चेंज होगा, क्योंकि अगर 4 क्वार्टर्स का अगर जो भी फोरकास्ट आरबीआई ने पहले दिया है, आई थिंक दोस थिंग्स हैव गॉन इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो इसलिए चेंज होगा. जैसे कि हम बैंक ऑफ बड़ौदा में वी हैड स्टार्टेड ऑफ विद अ फोरकास्ट ऑफ 7.3-7.4%, लेकिन ये 5.4% के बाद हमारा मॉडल्स यही दिखाते हैं कि ग्रोथ विल बी इन द रीजन ऑफ 6.6 to 6.8%. और ये यहाँ पे भी हमारा एजम्पशन ये है कि ग्रोथ इन द सेकंड हाफ इज गोइंग टू बी अराउंड 7.5%. और एक बात जो याद रखना चाहिए कि लास्ट ईयर जो बेस इफेक्ट था वो काफी ज्यादा है, because we had 7.8 and 8 point something in the third and fourth quarters. Correct. Which means that there will definitely be pressure on the statistically there will be pressure on the numbers. So RBI का भी एस्टिमेट मेरे ख्याल में थोड़ा कम हो जाएगा. मेहता जी, आपको भी लग रहा है वो फोकस डाउनवर्ड रिवाइज होगा और आपका भी ये 6.8%? एग्जैक्ट तो नहीं, जैसे मे बी आई गो विद एन एवरेज ऑफ जोशी जी एंड मदन जी, बट इट विल डेफिनेटली बी मच लोअर, 6.6 के आसपास. एंड एज मैंने शुरू में भी बताया था कि इन्फ्लेशन फोरकास्ट भी उनको रिवाइज करना पड़ेगा, तो दोनों रिवाइज करेंगे, बट जीडीपी में ज्यादा डाउनवर्ड रिवीजन आएगा. इन्फ्लेशन फोरकास्ट रिवाइज करने के लिए डोमेस्टिक स्थिति तो है ही, लेकिन एक और बड़ा फैक्टर जो शायद मेहता साहब ने भी मेंशन किया था कि देखिए ग्लोबली क्या बदल रहा है.
यूएस चाइना में टैरिफ वॉर का फिर से डर आ रहा है एंड परहैप्स अगली बारी जब मुलाकात होगी वो टैरिफ्स पर और क्लैरिटी आएगी एंड इट कुड बी फॉर द वर्स्ट। ऐसे में भारत के इन्फ्लेशन को ये कितना और फ्यूल करता हुआ दिखाई देगा जोशी साहब? देखिए, इसमें कई तरह के फैक्टर्स ग्लोबली प्ले आउट कर रहे हैं। जनरल स्लो डाउन ग्लोबल इकोनॉमी में एक्सपेक्टेड है। चाइना में यूएस टैरिफ्स का इम्पैक्ट और ज्यादा पड़ेगा और उनका ग्रोथ और नीचे जाएगी। तो उस वजह से जो कमोडिटी के प्राइसेस हैं, इवन क्रूड ऑयल के प्राइसेस में, वी आर वर्किंग विद द अजम्पशन दैट दे विल रिमेन क्वाइट सॉफ्ट एंड उससे फिर इनपुट कॉस्ट प्रेशर जो है वो ज्यादा नहीं आएगा। और यूजुअली आई थिंक जो अगर चाइना इज नॉट एबल टू एक्सपोर्ट टू द यूनाइटेड स्टेट्स बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, तो उसके पास एक्सेस कैपेसिटी होगी और एक तरह से चाइना में डिफ्लेशनरी प्रेशर और ज्यादा बढ़ेगा। तो वो जो इंपोर्ट्स जो चाइना से आएंगे वो बहुत मतलब वो उनमें उनके प्राइसेस नीचे जाएंगे और डंपिंग का भी फियर है। तो इस स्थिति में इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का बहुत ज्यादा प्रेशर मुझे अभी इस फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है। तो लेट्स सी कि किस तरह से टैरिफ चेंजेस प्ले आउट करते हैं, ये अभी हमें मई से पहले नहीं पता चलेगा। मई से पहले कोई हमें उम्मीद नहीं है कि कोई टैरिफ इम्पोजिशंस या टैरिफ वॉर्स शुरू होंगे। तो ओवरऑल आई थिंक कोई बहुत ज्यादा प्रेशर इसका इन्फ्लेशन पे अभी हमें फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है। ये स्थिति इवॉल्व हो रही है और इसको क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा। डिमांड साइड से प्रेशर जो कमोडिटीज वगैरह में पड़ता है वो काफी मद्दा होगा इस साल। मदन, क्योंकि आपने मेंशन किया था कि शायद आपको इन्फ्लेशन फोरकास्ट भी बदलता देखे, 4.5% का फुल ईयर फोरकास्ट है, इसमें कितना लीवे है बदलने का आरबीआई के पास? अभी ऐसा लगता है कि इन्फ्लेशन फॉर द फुल ईयर 4.7-4.8% तक पहुंच जाएगा। दिस इज अप टू मार्च। और अगर जो भी अमेरिकन एक्शन हो सकता है, और माय व्यू इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम डीके जोशी, बिकॉज मेरा ये मानना है कि जो भी स्टिमुलस जो चाइना दे सकता है, बिकॉज ऐसे सिचुएशन जब ट्रेड वॉर होगा, there will be a tendency for Chinese economy to be affected. हमने देखा कि अमेरिकन इलेक्शंस के बाद ही अनाउंसमेंट किया है कि अबाउट स्टिमुलस। सो ज्यादा स्टिमुलस अगर चाइना से होगा और जो भी पॉलिसीज जो अमेरिका का है, दैट विल पुश अप जनरली कमोडिटी प्राइसेस। सो दैट इटसेल्फ इज समथिंग व्हिच हैज अ पोटेंशियल फॉर मोर इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। लेकिन उसका असर जो हम पे होगा, इट मे नॉट हैपन इन दिस फाइनेंशियल ईयर। जैसे डीके जोशी said it will happen in May, June onwards, तभी तो implement होगा। But there could be an impact of something like 0.2-0.3% in headline inflation, if at all this imported inflation becomes an important issue. चलिए, इसी के साथ मैं आप तीनों से इजाजत लूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। तो बेसिकली जहां पर पहले लग रहा था कि दिसंबर की पॉलिसी एकदम शांत ठंडी पॉलिसी रहेगी, कई सारी चीजें बदल गई हैं। सीआरआर में कटौती का अनुमान है, रेट्स को शायद नहीं छुआ जाएगा, लेकिन अहम रहेगा आरबीआई ग्रोथ और साथ ही साथ महंगाई को लेकर अपने आउटलुक में बदलाव लाता है या नहीं। नजरें रहेंगी 6 दिसंबर की पॉलिसी पर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। धन्यवाद।